स्वागत है आप सबका मेड एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे सेल्यूलर अडेप्टेशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सेल्यूलर अडेप्टेशन होता क्या है। सेल्यूलर अडेप्टेशन बेसिकली इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में, इन्वायरमेंट में चेंजेस होते रहते हैं। उन इन्वायरमेंटल चेंजेस के रिस्पॉन्स में जो सेल अडेप्ट करता है, साइज में, नंबर में, फिनोटाइप या उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कोई चेंज है या सेल के फंक्शन में कोई चेंज आया, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। दीज आर द रिवर्सिबल चेंजेस। अब सेल्यूलर अडेप्टेशन में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं। हाइपरट्रॉफी पढ़ना है, हाइपरप्लेजिया है, उसके बाद मैं मेटाप्लेजिया बताऊंगी, एट्रॉफी क्या होता है ये एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइस, एक सेल 4 तरीके से अपने आप में अडेप्टेशन शो कर सकता है: हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया एंड एट्रॉफी। अब क्वेश्चन आता है कि कभी भी सेल में अगर अडेप्टेशन होना होता है तो उसके लिए उसको स्टिमुलस देते हैं, तो किस कंडीशन में क्या ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी। सेल के साइज में अगर इंक्रीज होता है तो उसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी, इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल्स। अगर सेल का साइज बढ़ेगा तो जो भी अफेक्टेड ऑर्गन है उसका भी साइज बढ़ेगा। इसका मतलब है वो ऑर्गन भी हाइपरट्रॉफीड हो जाएगा। एक बात ध्यान देने की है, कोई भी नया सेल इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है। जो सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं का साइज बढ़ रहा है, यानी वही थोड़ा लार्ज हो रहे हैं, लार्जर सेल्स हमको देखने को मिल रहे हैं। तो सेल का जो साइज है वो बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू द सिंथेसिस एंड असेंबली ऑफ एडिशनल इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के वजह से। जो इंट्रासेल्यूलर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं और ज़्यादा एडिशनल वे में वो और ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनका सिंथेसिस बढ़ गया है, वो और ज़्यादा आ गए हैं। अब जगह तो उतनी है सेल में, अगर अंदर का सामान बढ़ गया है, सिंथेसिस हो गया ज़्यादा, तो क्या होगा? सेल अपना साइज इंक्रीज करेगा। अब ये हाइपरट्रॉफी की वजह से सेल का साइज बढ़ रहा है, ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है, तो इसका कुछ मैकेनिज्म भी है। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो हाइपरट्रॉफी है वो कौन से सेल्स में होता है। हाइपरट्रॉफी परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है। अगर सेल परमानेंट है तो वो सेल साइकिल में एंटर नहीं कर सकता, मतलब वो डिवाइड नहीं हो सकता, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाता। तो हाइपरट्रॉफी में ये चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद मैं बताऊंगी इसके एग्जाम्पल्स। हाइपरट्रॉफी के एग्जाम्पल्स, सबसे पहले अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल एग्जाम्पल्स की, तो हमें मेनली 3 याद रखने हैं। सबसे पहला, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनमें स्केलेटल मसल में हाइपरट्रॉफी हो जाती है। अगर आप देखें तो जो बल्जिंग मसल्स होते हैं बॉडी बिल्डर्स के, वो एग्जाम्पल है हाइपरट्रॉफी का, फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी। सेकेंड एग्जाम्पल, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसमें यूटरस में हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसके बाद आता है ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम पर जो ब्रेस्ट होती है उसमें भी हाइपरट्रॉफी शो होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है कौन से? उसमें पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में। तो पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी में एग्जाम्पल है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो बेसिकली हाइपरटेंशन में और जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, इस कंडीशन में हमको पैथोलॉजिकल हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फिजियोलॉजिक हाइपरट्रॉफी ऑफ द यूटरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिपिक्ट किया है। यहाँ पर 2 यूटरस दिखाए हैं। जो छोटा वाला है वो नॉर्मल यूटरस है, नॉर्मल कंडीशन में जो लेडी के अंदर है। और जो आप देख रहे हैं हाइपरट्रॉफीड यूटरस देख रहे हैं, इतना लार्ज दिख रहा है। इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि सेल का साइज बहुत बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर यूटरस में हाइपरट्रॉफी हो गई है प्रेगनेंसी के टाइम पर। अब अगर हम इन दोनों हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स को देखें तो इसमें जो पहली वाली स्लाइड है, हिस्टोलॉजिकल स्लाइड है जो हमको दिख रहा है, इसमें क्या है? आप देख सकते हैं स्मूथ मसल सेल्स दिख रही हैं। ये पहला वाला आपको
नॉर्मल यूटेरस के लिए दिखाया है। स्मॉल स्पिंडल शेप्ड यूटेराइन स्मूथ मसल सेल्स विजिबल हैं। अगर हम इन्हें कंपेयर करें नेक्स्ट वाली से, तो यहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजिकल स्लाइड में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लार्ज प्लम्प सेल्स दिख रहे हैं। ये नॉर्मल यूटेरस नहीं है, दिस इज द ग्रेविड यूटेरस। सेम मैग्निफिकेशन पे दोनों को कंपेयर करो। नॉर्मल कंडीशन, पहले वाला नॉर्मल कंडीशन में जो स्मूथ मसल सेल्स हैं वो छोटे हैं, और ग्रेविड यूटेरस में सेकंड वाले कंडीशन में जो हमारे स्मूथ मसल सेल हैं वो एकदम लार्ज और प्लम्पी दिख रहे हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये डायग्राम है बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। बेसिकली इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं कि हाइपरट्रॉफी का मैकेनिज्म क्या है। अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर पैथोजेनेसिस है जो कार्डियक हाइपरट्रॉफी का, उसमें 3 बेसिक स्टेप्स हैं जो इस डायग्राम में दिख रहे हैं। सबसे पहले मैकेनिकल सेंसर्स दिख रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेच है, इसके लिए स्टिमुलस है इंक्रीज्ड वर्कलोड। अब क्या होता है, बेसिकली मैकेनिकल स्ट्रेच या फिर ये जो सेंसर्स हैं, ये एगोनिस्ट और ये ग्रोथ फैक्टर, ये तीनों के तीनों मिलाकर एक इंटीग्रेटेड एक्शन देते हैं और उसकी वजह से सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर एगोनिस्ट में एल्फा एड्रेनर्जिक हार्मोन और एंजियोटेंसिन, ये यहाँ पर ये ध्यान रखना है। और ग्रोथ फैक्टर्स में एग्जाम्पल में IGF-1, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, ये आकर के यहाँ पर बाइंड होता है। तो ये रिसेप्टर दे रखे हैं और इस पर बाइंड होते हैं, जो आपको मैंने अभी अभी बताए ये सारे नाम। उसके बाद आता है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट होता है। इसमें हमको पता होना चाहिए इन पाथवे का अगर नाम आता है तो एक तो AKT पाथवे, या फिर हम कह सकते हैं PI3K, फॉस्फो इनोसिटाइड 3 किनेज। अब देखो इसके बाद ये जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवेज हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे GATA4, NFAT। क्या है NFAT? न्यूक्लियर फैक्टर एक्टिवेटेड टी सेल्स। और MEF2, मायोकार्डियल इन्हांसिंग फैक्टर 2। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं, फिर ये पाथवे आगे चलता है। अब 3 चीजें देखो हो सकती हैं, एक तो इंडक्शन ऑफ एम्ब्रियोनिक या फिर फीटल जीन्स जैसे कार्डियक एल्फा एक्टिन और ANF। इसके अलावा इंक्रीज हो सकता है किसका सिंथेसिस, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स का। और लास्ट में देखो ग्रोथ फैक्टर का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अब क्या होगा, सबसे पहले तो अगर कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा बढ़ गया तो जो मैकेनिकल परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होगा। अगर एम्ब्रियोनिक और फीटल जीन्स का इंडक्शन बढ़ जाएगा तभी भी मैकेनिकल परफॉर्मेंस बढ़ेगा और वर्कलोड कम होगा। सो ये था मैकेनिज्म हाइपरट्रॉफी को एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सेल का नंबर बढ़ता है। अभी हमने हाइपरट्रॉफी पढ़ा था जिसमें सेल का साइज बढ़ रहा था, नंबर एज इट इज था। लेकिन हाइपरप्लेजिया में सेल का नंबर बढ़ता है, इसका मतलब है कि ऑर्गन या टिश्यू में जो भी सेल है उसका नंबर बढ़ेगा किसी ना किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। अब आपको याद क्या रखना है, ये कहां पर होता है, डिवाइडिंग सेल्स में होता है यूजुअली। जैसे हाइपरट्रॉफी में क्या पढ़ा था, परमानेंट एंड नॉन डिवाइडिंग सेल्स में होता है। लेकिन हाइपरप्लेजिया कहां पर है, यूजुअली डिवाइडिंग सेल्स में होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स, कहां कहां पर हाइपरप्लेजिया देखने के लिए मिलता है। अगर हम फिजियोलॉजिकली बात करें तो एक तो प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्रेस्ट में हार्मोन्स की वजह से फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया होता है, वहां देखने के लिए मिलता है। अगर किसी का मान लो पार्शियल हिपेक्टोमी करा हुआ है तो लिवर में भी वहां पर देखने के लिए मिलता है। मान लो कोई भी ट्यूमर था लिवर के किसी भी लोब में, तो फिर वहां पर अगर हमने उतने पार्ट को हटा दिया तो बाकी का लिवर रीजनरेट हो जाता है। इसका मतलब है कि सेल ने अपना नंबर बढ़ाया है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पर भी हाइपरप्लेजिया देखने के लिए मिलता है। एक और अगर हम पैथोलॉजिक एग्जाम्पल की बात करें, पैथोलॉजिकली कहाँ मिलता है, तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। दूसरा
BPH बहुत कॉमन है, बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया। तो ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। मेटाप्लेजिया, गाइज अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो मेटाप्लेजिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट लॉन्ग क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। मेटाप्लेजिया क्या है? रॉबिन्स के अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है। मेटाप्लेजिया इज अ रिवर्सिबल चेंज in which one differentiated cell type, epithelial or mesenchymal, is replaced by another cell type. अब क्या है इसका मतलब? जो मेटाप्लेजिया होती है उसमें होता क्या है? रिवर्सिबल चेंज है, इतना तो डेफिनेशन में आप समझ गए होंगे। अब क्या होता है, कोई भी एक डिफरेंशिएटेड सेल टाइप, कोई भी एक तरीके का सेल का टाइप किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाता है। अभी मैं एग्जांपल्स बताऊंगी तो ये ज्यादा क्लियर होगा। मेटाप्लेजिया दो टाइप में देखने के लिए मिलता है, एक एपिथेलियल मेटाप्लेजिया है, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू मेटाप्लेजिया है, जिसको हम मेसेनकाइमम मेटाप्लेजिया बोलते हैं। अब अगर हम बोलें कि मेटाप्लेजिया का मैकेनिज्म क्या है, किस चीज पर काम करता है, तो स्टेम सेल्स की प्रोग्रामिंग पर टिका हुआ है ये। सो द मैकेनिज्म ऑफ मेटाप्लेजिया इज रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स। अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाप्लेजिया में। सबसे पहले एपिथेलियल मेटाप्लेजिया कहाँ देखने के लिए मिलती है? अब इसको समझते हैं, क्योंकि ये सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन अकरिंग रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में मिलेगी, सबसे ज्यादा होती है। अब इसमें क्या होता है, देखो जो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम है वो कैसी है नेचर में? स्यूडो स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम होती है। अब जो लोग बहुत लंबे टाइम से स्मोकिंग करते हैं, जो स्मोकर्स होते हैं, उनमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम यानी कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में। इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्वामस मेटाप्लेजिया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एपिथेलियल मेटाप्लेजिया। अब ये बात याद रखना कि मैंने कहा एक सेल दूसरे सेल टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, जिसमें कन्वर्ट हो रहा है उसके नाम से ही नाम पड़ेगा। जैसे यहां पर क्या है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम कन्वर्ट हो रहा है स्क्वामस एपिथेलियम में, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस में, तो इसीलिए नाम स्क्वामस एपिथेलियम से लिया है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया बोलते हैं इसको। ये डायग्राम देखो फ्रेंड्स, इससे शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें ऊपर जो डायग्राम दिया है उसी को हिस्टोलॉजिकली शो करने की कोशिश करिए। अब देखो क्या है, इस डायग्राम में क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, मेटाप्लेजिया ऑफ कॉल्यूमिनर टू स्क्वामस एपिथेलियम। सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम है जो इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई है, नॉर्मल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम दिखाया है, और दिखाया है धीरे 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 ये जो नॉर्मल कॉल्यूमिनर एपिथेलियम है ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्क्वामस मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट हो रहा है। सेकंड वाले डायग्राम में जो नीचे इसके बी डायग्राम दे रखा है, इसमें क्या बताया है, मेटाप्लेजिया ऑफ कॉल्यूमिनर एपिथेलियम टू स्क्वामस एपिथेलियम इन अ ब्रोंकस। लेफ्ट में कॉल्यूमिनर एपिथेलियम दिखाया है और राइट में स्क्वामस एपिथेलियम दिखाया है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये कंसेप्ट कैसा है। अब हम सीएलओ की बात करते हैं, कॉल्यूमिनर लाइंड इसोफेगस। इसको और क्या बोलते हैं, बैरेट्स इसोफेगस सबसे कॉमनली। तो जो हमारा इसोफेगस है इसमें कौन सा एपिथेलियम है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। तो अब अगर ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाए कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में, तो अब किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉल्यूमिनर में, तो नाम क्या होगा, कॉल्यूमिनर मेटाप्लेजिया। अब समझ आया, जिसमें कन्वर्ट होता है उसके नाम से नाम पड़ेगा। क्या होता है, बैरेट्स इसोफेगस में स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस कन्वर्ट होता है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम में, इसीलिए इस कंडीशन को कॉल्यूमिनर मेटाप्लेजिया भी बोलते हैं। तो ये उसका एग्जाम्पल है। और इस कंडीशन को कौन और ज्यादा बढ़ाता है, फैसिलिटेट करता है, अगर क्रॉनिक टाइम से किसी को GERD की प्रॉब्लम है, GERD मतलब कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है अगर, तो और ज्यादा रिस्क हो जाता है। अगर किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज है तो वो हाई रिस्क पर है कि उसको बैरेट्स इसोफेगस भी हो जाए। तो ये पॉइंट याद रखना है। अब आता है ए ट्रॉफी। ए ट्रॉफी सबसे इजी है, देखो ए ट्रॉफी
सेल का साइज भी कम हो गया, सेल का नंबर भी कम हो गया, तो दोनों में डिक्रीज हो रहा है, सेल का साइज और नंबर दोनों डिक्रीज होता है। डेफिनेशन क्या होगी? रिडक्शन इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू ड्यू टू अ डिक्रीज इन सेल साइज एंड नंबर। अब ये जो डायग्राम है ये एक एट्रोफी का एग्जाम्पल दिखाया है। आप देखो दो डायग्राम दिखाए हैं, एक ए है एक बी है। ए में एकदम नॉर्मल ब्रेन दिखाया है, किसी भी यंग एडल्ट का ब्रेन है नॉर्मल। बी वाला देखो, ये कंडीशन है एक 82 ईयर ओल्ड मैन की, ये उसका एट्रोफी ब्रेन दिखाया है, मतलब कि ब्रेन में एट्रोफी हो रखी है। और कौन सी डिसीज है? एथेरोस्क्लेरोटिक सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज। तो बेसिकली क्या है, इसमें दिखाया है कि ब्रेन में रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई हो गई, इस वजह से क्या दिखाया है? लॉस ऑफ ब्रेन सब्सटेंस नैरोज द गायराई एंड वाइडन्स द सल्काई। सल्काई वाइडन हो गए, सल्काई वाइड हो गई है और गायराई नैरो हो गए। और डिसीज क्या बताई? एथेरोस्क्लेरोटिक सेरेब्रोवास्कुलर डिसीज। द meninges have been stripped from the right half of each specimen to reveal the surface of the brain। ये एट्रोफी का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं फिजियोलॉजिकल एट्रोफी कहाँ दिखती है, तो आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, एक तो थाइमस में दिखता है, दूसरा नोटोकॉर्ड एट्रोफी आपको पता है। अगर पैथोलॉजिकली बोले एट्रोफी कहाँ कहाँ मिलती है, तो इसके भी काफी एग्जाम्पल हैं। मान लो किसी के हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसने बहुत टाइम तक अपने उस हाथ को इस्तेमाल नहीं करा, मान लो लेफ्ट हैंड में हुआ और उसने यूज नहीं करा उसको बहुत टाइम तक, तो क्या होगा? धीरे धीरे हमें वहां पर डिसयूज एट्रोफी देखने के लिए मिलेगी। ओवर पीरियड ऑफ मंथ्स हम देखेंगे कि मसल में एट्रोफी हो गई, मसल विल बी एट्रोफीड। क्यों? क्योंकि उतना यूज नहीं हुआ, तो दिस इज द डिसयूज एट्रोफी। वर्कलोड कम होने की वजह से यहां पर होता है, खासकर फ्रैक्चर्ड बोन में जहां पर इमोबिलाइजेशन हो जाता है क्योंकि प्लास्टर चढ़ा रहता है, इसलिए एक तो यहां पर आपको देखने को मिलता है। दूसरा लॉस ऑफ इनर्वेशन, मतलब कि डीनर्वेशन एट्रोफी। नॉर्मल मेटाबॉलिज्म और जो स्केलेटल मसल का फंक्शनिंग है वो डिपेंड करता है नर्व सप्लाई पे। अगर कोई भी नर्व डैमेज होती है तो मसल फाइबर्स में एट्रोफी हो जाती है। जो भी उस नर्व के थ्रू सप्लाइड थे, नर्व जहां जहां सप्लाई कर रही थी उन सारे मसल फाइबर्स में इफेक्ट आता है, एट्रोफी हो जाती है। इसके अलावा डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, जैसे अभी ब्रेन का एग्जांपल मैंने बताया, तो अगर मान लो ब्लड सप्लाई कम हो गई धीरे धीरे इस्चीमिया की कंडीशन आ गई टिश्यू में, तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या डेवलप हो जाएगा? आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिसीज। इसकी वजह से एट्रोफी हो जाएगी टिश्यू में। और अगर हम देखें एडल्ट लाइफ में और आगे जाकर के आगे के फेज में, तो क्या होगा? ब्रेन में भी प्रोग्रेसिव एट्रोफी देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो गई है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस में मिलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं सिनाइल एट्रोफी, जिसकी वजह से हमारे हार्ट में अफेक्ट होता है। और कहाँ मिलती है एट्रोफी? एग्जाम्पल इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन में मिलती है, और लॉस ऑफ एंडोक्राइन स्टिमुलेशन में मिलती है। बहुत सारे हार्मोन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज हैं, जैसे ब्रेस्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, ये डिपेंड करते हैं हमारे नॉर्मल मेटाबॉलिज्म पर, फंक्शनिंग पे, हमारे एंडोक्राइन स्टिमुलेशन पे डिपेंड करते हैं। अगर मान लो एस्ट्रोजन का स्टिमुलेशन का लॉस हो गया, जैसे अगर किसी लेडी में मेनोपॉज हो जाए तो उसका जो एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन है उसमें लॉस होना शुरू हो जाता है, तो ये भी फिजियोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जाम्पल है। एंडोमेट्रियम में वेजाइनल एपिथेलियम है और ब्रेस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा एक और पॉइंट है प्रेशर, टिश्यू कंप्रेशन की वजह से। टिश्यू कंप्रेशन फॉर एनी लेंथ ऑफ द टाइम कैन कॉज एट्रोफी। तो ये सब एग्जाम्पल है जहां पर हमें एट्रोफी देखने के लिए मिलती है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एट्रोफी का मैकेनिज्म क्या है। देखो, अगर प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाए या फिर प्रोटीन डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हम बोलेंगे एट्रोफी हो जाती है। अब ये एक एंजाइम है, उसका एक पाथवे है, क्या है? यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम पाथवे। अब क्या होता है, जितने भी हमारे मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं या जो नॉर्मल या डैमेज्ड प्रोटीन्स हैं, उनमें क्या होता है? उनका ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पीसेस में उनको तोड़ दिया जाता है। कौन सा एंजाइम इसमें करता है? इन्वॉल्व है यूबिक्विटिन प्रोटीएज एंजाइम।
तो बेसिकली यहाँ पर जो पाथवे होगा वो यूबिक्विटिन प्रोटियोसम पाथवे होता है। तो एट्रॉफी की वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में डिक्रीज आएगा एंड प्रोटीन डिग्रेडेशन सेल्स में बढ़ जाएगा। और मैंने बताया कि प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। फ्रेंड्स, अगर आपको सेल्यूलर एडेप्टेशन को कंपाइल करना है और इसको अच्छे से याद करना है तो उसके लिए एक तरीका बताती हूँ। आप क्या करो, एक पेज पे 4 कॉलम बनाओ, हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एट्रॉफी। उसके बाद इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करो, हर एक कैटेगरी में 2 सब कैटेगरीज बनाओ, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। उसके बाद फिजियोलॉजिकल के नीचे फिजियोलॉजिकल वाले एग्जाम्पल लिखो, पैथोलॉजिकल में पैथोलॉजिकल वाले एग्जाम्पल जो मैंने अभी अभी वीडियो में बताए। आप एक कॉपी पेन लेकर अगर नोट कर रहे थे तो अच्छी बात है, नहीं किया वापस से देखो, सारे के सारे एग्जाम्पल्स एक टेबल में लिखने की कोशिश करो, एक पेज पे कंपाइल करो और उसे अपने नोट्स में चिपका लो। इससे आपको एग्जाम्पल्स याद रहेंगे और जब अगली बार आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे तो आप एकदम क्विकली उन सारे एग्जाम्पल्स को देख करके गो थ्रू कर सकते हैं इस चैप्टर को। क्योंकि मेनली इस चैप्टर में क्या पूछेंगे आपसे, मेनली आपसे एग्जाम्पल्स पूछते हैं, तो आपको एग्जाम्पल पे फोकस करना है कि कहाँ पर आपको मेटाप्लेजिया देखने के लिए मिलेगी, कहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने के लिए मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स कंपाइल करे हैं सेल्यूलर अडेप्टेशन के। आप चाहें तो यहाँ से भी याद कर सकते हैं या फिर अपना जैसे मैंने अभी बताया उस तरीके से बनाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों कॉलम बना करके सारे एग्जाम्पल्स लिखे हैं और इसे ऐसे नोट्स में आप चिपका सकते हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, बेल आइकन दबा देना। थैंक यू सो मच।